आज हम बात करेंगे कक्षा 12 इतिहास के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। ये जितने भी प्रश्न इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आप कक्षा 12 से संबंधित अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आप सारे देखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बोर्ड परीक्षा में बहुत ही लाभ होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न होगा, गुरु नानक जी की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर क्या होगा? निरंतर स्मरण, चिंतन और जाप को रब की उपासना का सर्वश्रेष्ठ मार्ग बताया। सर्वश्रेष्ठ मार्ग बताया किसने? गुरु नानक जी ने। उसके बाद गुरु नानक जी ने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। क्या किया? प्रचार किया। गुरु नानक जी की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न होगा पहला। निरंतर स्मरण, चिंतन और जाप को रब की उपासना का सर्वश्रेष्ठ मार्ग बताया, और गुरु नानक जी ने ही निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हम आगे देखेंगे। अगला प्रश्न होगा, तांत्रिक पूजा पद्धति से आप क्या समझते हैं? तांत्रिक पूजा पद्धति से आप क्या समझते हैं? उत्तर क्या होगा? देवी आराधना पद्धति को प्रायः तांत्रिक पूजा पद्धति कहा जाता था। तांत्रिक पूजा पद्धति की दो विशेषताएं हैं। कभी कभी विशेषताएं भी आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर दोनों विशेषताएं लिखी हैं। इस पूजा पद्धति में वर्ग और वर्ण के भेद की अवहेलना की जाती थी। दूसरा, इस पूजा पद्धति में स्त्री और पुरुष दोनों भाग ले सकते थे। यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न होगा, कबीर दास जी की शिक्षाओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर होगा, 14वीं या 15वीं शताब्दी में उभरने वाले संत कवियों में से कबीर जो थे ये प्रमुख कवि थे। कबीर दास जी ने एकेश्वरवाद एवं मूर्ति भंजन का समर्थन किया और जाति पात का विरोध किया। कबीरदास से संबंधित एक प्रश्न आपसे लगातार पूछा जा रहा है, पिछली कई परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए आप याद रखेंगे। आगे हम देखेंगे। अगला प्रश्न होगा, राजपूत राज्यों में ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण स्थान था। संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। उत्तर क्या होगा? उत्तरी भारत में राजपूत राज्यों का उदय हुआ जिसमें ब्राह्मणों का वर्चस्व था। राजा के लिए ब्राह्मण निम्न कार्य करते थे। पहला, धार्मिक कर्मकांडीय कार्य। दूसरा, भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए कार्य। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हम आगे देखेंगे। अगला प्रश्न होगा, और मैं आपको बता दूं, ये प्रश्नों के बाद अभी एक वीडियो और अपलोड किया जाएगा। इसके अलावा सभी प्रश्नों के जो बहुविकल्पीय प्रारूप होंगे उन सभी प्रश्नों को सीरियल वाइज अति लघुत्तरीय यानी वन लाइनर में आपको अपलोड कर दिया जाएगा। उन सभी को आप देख लेंगे तो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही मदद मिलेगी आपको। यानी इन सभी प्रश्नों को अगर आप देखते हैं तो आपको निश्चित तौर पर परीक्षा में ये सारे प्रश्न देखने के लिए मिल सकते हैं। हम आगे देखेंगे। भक्ति आंदोलन के प्रमुख कारण बताइए। भक्ति मार्ग को अपनाना, हिंदू धर्म के प्रति लगाव, वैदिक कर्मकांड और इस्लाम धर्म का प्रचार, ये चार प्रमुख कारण हो जाएंगे। भक्ति आंदोलन से एक प्रश्न हमेशा से पूछा जाता रहा है, इसीलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम भक्ति आंदोलन से संबंधित एक प्रश्न और देख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? भक्ति आंदोलन के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। पहला हो जाएगा सिद्धांत ईश्वरीय भक्ति पर बल। दूसरा पॉइंट होगा आत्मसमर्पण। तीसरा पॉइंट हो जाएगा एकेश्वरवाद और गुरु परंपरा। ये चौथा मुख्य बिंदु हो जाएगा, मुख्य पॉइंट हो जाएगा। मैंने अभी बताया भक्ति आंदोलन से एक प्रश्न हमेशा से पूछा जाता रहा है। अब उसके अलावा अभी मैं आपको कुछ प्रश्न लिखा दूंगा, उनको आप स्वयं से लिखेंगे। चलिए फिर उसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। पहले मैं सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। विजयनगर शहर में किलेबंदी की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। किले के राजकीय प्रवेश द्वार बहुत बड़े बड़े बनाए जाते थे। दूसरा, इसमें खेती के क्षेत्रों को भी किले के अंदर लिया गया था। और तीसरा, पूरे शहर को एक किले के अंदर घेरा था। ये प्रमुख विशेषताएं होंगी, और विजयनगर से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता रहा है। हम आगे देखेंगे। यहाँ पर
क्या हो जाएगी, 3 विशेषताएं आप देखेंगे। किले के राजकीय प्रवेश द्वार बहुत बड़े बनाए जाते थे, इसमें खेती के क्षेत्रों को भी किले के अंदर लिया गया था, और तीसरा, पूरे शहर को एक किले के अंदर घेरा गया था। विजयनगर शहर में किलेबंदी की प्रमुख विशेषताएं हैं। यहाँ पर 2 विशेषताएं आपसे पूछी गई थी, लेकिन मैंने 3 बताई ताकि कोई भी आप 2 याद रख सकें आसानी से, और मुझे लगता है इन तीनों को आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ इस वीडियो में, 1 या 2 बार अगर आप वीडियो को देख लेते हैं तो निश्चित तौर पर आसानी से याद हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं हैं। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? उत्तर क्या होगा, 1565 ईस्वी में हुआ था। और ये युद्ध हुआ था किसके बीच में, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था और किसके बीच में हुआ था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। हो सकता है ये भी पूछ ले इसका परिणाम क्या है, तो ये भी मैंने नीचे बता दिया है। और विजयनगर से ही संबंधित है ये भी प्रश्न, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। विजयनगर से एक प्रश्न हमेशा से पूछा जाता रहा है। हम यहाँ पर देखेंगे पहले, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1965 ईस्वी में। और ये युद्ध विजयनगर के शासक राम राय और दक्कनी सुल्तान के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था? विजयनगर के शासक थे राम राय और दक्कनी के सुल्तान थे, उनके मध्य हुआ था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में हुआ था। आप तारीख याद रखेंगे और किसके मध्य में हुआ था ये भी आप याद रखेंगे। युद्ध के परिणाम क्या हुए थे, यानी तालीकोटा युद्ध के परिणाम क्या हुए थे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इस युद्ध के बाद दक्षिण भारतीय राजनीति में विजयनगर राज्य की सर्वोच्चता समाप्त हो गई थी। यानी तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध के बाद दक्षिण भारतीय राजनीति में विजयनगर राज्य की सर्वोच्चता जो थी वो समाप्त हो गई थी। और तालीकोटा युद्ध के बाद ही विजयनगर राज्य का जो क्षेत्र था पेनुकोंडा और चंद्रगिरी तक ही सीमित हो गया था। हम आगे देखेंगे, अगला प्रश्न होगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? क्या हो जाएगा उत्तर, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? 1336 ईस्वी में संगम के 2 पुत्र हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1336 ईस्वी में। आगे हम देखेंगे विजयनगर के शासकों को क्या कहा जाता था, इंपॉर्टेंट है, और मैंने अभी आपको बताया है। विजयनगर से संबंधित एक प्रश्न आपको बहुविकल्पीय प्रारूप में भी मिल सकता है। इसके अलावा लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय प्रश्नों में भी आपको देखने के लिए ये प्रश्न मिल सकते हैं। विजयनगर के शासकों को क्या कहा जाता था? 15वीं शताब्दी में विजयनगर के शासकों को राय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राय। और इन्हें नरपति नाम से भी संबोधित किया जाता था। नरपति का अर्थ क्या होता था? लोगों का स्वामी। नरपति का अर्थ होता था लोगों का स्वामी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न होगा, विजयनगर के राजवंशों के नाम बताइए। विजयनगर के राजवंशों के नाम बताना है आपको। संगम वंश, सालु वंश, तुलु वंश और अराविदु वंश, ये 4 वंश हो जाएंगे विजयनगर के। हम आगे देखेंगे, अगला प्रश्न होगा, अब्दुल रज्जाक कौन था? अब्दुल रज्जाक एक फारसी राजदूत था। कौन था? अब्दुल रज्जाक, ये आप याद रखेंगे। और ये विजयनगर के शासक कौन थे? कृष्णदेव राय। इनके शासनकाल में भारत आया था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब्दुल रज्जाक कौन था और किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये फारसी राजदूत था। कौन? अब्दुल रज्जाक। और विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न होगा, हम्पी को राष्ट्रीय स्थल कब घोषित किया गया? 1976 ईस्वी में। अगला प्रश्न होगा, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 16 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 16 मार्च 1527। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 16 मार्च 1527 ईस्वी में, और बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के मध्य हुआ था। कभी कभी ये भी आपसे पूछा जा सकता है और पूछता भी है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था, किसके मध्य हुआ था, परिणाम क्या हुए थे। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हैं। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। किसने की थी? अबुल फजल ने। और
अकबरनामा की बात करें तो अकबरनामा का विभाजन जो है 3 खंडों में किया गया है, जिसके पहले और दूसरे खंड जो हैं इतिहास हैं और तीसरा खंड जो है आईने अकबरी है। अगला प्रश्न होगा, सूर्यवंश के पतन के 2 प्रमुख कारण लिखिए। उत्तर क्या होगा? संगठन का अभाव और अयोग्य शासक। 2 प्रमुख कारण हैं, कुशल संगठन का अभाव और अयोग्य जो शासक थे। वहाँ की जो कुशल सूर्यवंश था, यहाँ पर कुशल संगठन नहीं था, और दूसरा अयोग्य शासक थे। जो शासक थे उनके अंदर कोई योग्यता नहीं थी। बाबर द्वारा लड़े गए 3 युद्धों का वर्णन कीजिए। उत्तर क्या होगा? खानवा का युद्ध पहला युद्ध हो जाएगा। कब हुआ था? 16 मार्च 1527 ईस्वी में। और किसके मध्य में हुआ था? बाबर और राणा सांगा के मध्य। इसके बाद चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 29 जनवरी 1528। यहाँ पर मैंने सीरियल से तीनों युद्ध लिखे हैं जो कि बाबर द्वारा लड़े गए थे। 1527, 28 और 29 ये तीनों युद्ध साथ में सीरियल वाइज हुए हैं, इसीलिए मैंने इनको साथ में लिखा है ताकि आपको याद करने में आसानी हो सके। पहला युद्ध खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य 16 मार्च 1527 ईस्वी। और चंदेरी का युद्ध हुआ था 29 जनवरी 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के मध्य। और घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 ईस्वी में बाबर और अफगानों के मध्य हुआ था। ये यहाँ से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में निश्चित तौर पर पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इनको आप। हम आगे देखेंगे। अगला प्रश्न होगा, हुमायूं की असफलता के प्रमुख कारण बताइए। हुमायूं की असफलता के प्रमुख कारण बताइए। उत्तर होगा उचित नेतृत्व का अभाव, असंगठित शासन व्यवस्था, हुमायूं का चारित्रिक दोष और शेर शाह के प्रति नीति। ये हुमायूं की असफलता के प्रमुख कारण थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न होगा, फ्रांसिस बुकानन कौन थे? फ्रांसिस बुकानन कौन थे? ये एक ब्रिटिश चिकित्सक थे और जिन्होंने ये जो थे फ्रांसिस बुकानन जो थे इन्होंने 19वीं शताब्दी के आरंभ में राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, इसीलिए इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे कक्षा 12 इतिहास से संबंधित। इसके अलावा जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगेंगे अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।